राज नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 के पाठ्य पुस्तक बसंत के पहला अध्याय लाख की चूड़ियाँ को पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग आज लाख की चूड़ियाँ जो पढ़ेंगे तो ये लाख चूड़ी की कीमत नहीं है, ये लाख अलग प्रकार का ये पदार्थ है। हम लोग पहले इस लाख के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग लाख की चूड़ियों को पढ़ेंगे। लाख की चूड़ियाँ के लेखक हैं कामता नाथ जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ है 22 सितंबर 1935 को और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 को हो गई। तो अब हम लोग लाख के बारे में जान लेते हैं। ये लाख है क्या? क्या ये गणित विषय का लाख है? नहीं, ये गणित विषय का लाख नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम लोग गणित में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख पढ़ते हैं, क्या ये लाख है? नहीं, ये लाख नहीं है। ये जो लाख है जिसका हम लोग चूड़ी में प्रयोग करते हैं, ये लाख एक तरह का पदार्थ है जो लाख के कीट के द्वारा प्रवाहित होता है और ये पेड़ों में चिपका रहता है, पेड़ों के से हमें प्राप्त होता है। आप सभी ने देखा होगा, खास करके ग्रामीण बच्चों जो पेड़ पौधे के काफ़ी करीब होते हैं, आप सभी देखे होंगे कि उसमें एक लाल तरह का कुछ चिपका होता है, जिसे आप अपने नाखून या चाकू से कुरेदते हैं तो वो आपके नाखून में फंस जाता है और उसे आप फिर तोड़ना चाहते हैं तो वो टूटता नहीं है, उसे गर्म करना होता है, तब वो अलग आकार में बन पाता है। आपने लाख को दूसरे रूप में भी देखा होगा। अगर आप कुछ सामान डाकघर के द्वारा पार्सल करते हैं तो डाकघरों में इस पार्सल पे जो मुहर लगाई जाती है वो लाख के द्वारा ही लगाई जाती है। लाख को गर्म करके ही उसे मुहर के रूप में लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप सभी ने महाभारत जरूर देखा होगा। तो महाभारत में आपने देखा होगा कि दुर्योधन के द्वारा पांडवों को एक राजमहल उपहार स्वरूप दिया गया था। वो राजमहल लाख का ही बना था, जिसे लाक्षागृह नाम दिया गया। बच्चों, लाख को संस्कृत में लाक्ष कहते हैं, इसीलिए दुर्योधन के द्वारा दिया गया राजमहल को लाक्षागृह कहा गया। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जला देने के उद्देश्य से ही लाक्षागृह का निर्माण कराया था, लेकिन पांडव अपनी चतुराई से और विदुर की कूटनीतिज्ञ के कारण वो बच पाए। अब हम लोग आते हैं लाख की चूड़ियाँ पे। लाख की चूड़ियाँ अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस लाख की चूड़ियाँ में क्या है कहानी। लाख की चूड़ियाँ को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं बीच बीच में आप सभी से सवाल करती रहूँगी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक को पूरे गांव में बदलू ही सबसे अच्छा लगता था, और भला अच्छा क्यों न लगे, जो हमारे पसंद का काम करता है, जो हमारे पसंद के हिसाब से मुझे खाने के लिए, खेलने के लिए देता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए बदलू भी लेखक के पसंद का सुंदर सुंदर लाख की गोलियां देता था, इसीलिए लेखक को बदलू सबसे ज़्यादा पसंद है। और बच्चों, ये लाख की गोलियां आप समझ रहे होंगे, ये गोलियां जिसे हम लोग कंचा कहते हैं, या बोलचाल की भाषा में कहीं कहीं इसे अंटी भी कहा जाता है। तो आप सभी ने गोलियों को देखा होगा, कंचा को देखा होगा। हो सके बहुत सारे बच्चों के पास ये कंचा हो भी, आप सभी ने खेला भी होगा इसे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। बच्चों को चाहिए क्या? उनके पसंद का खिलौना। अगर उनके पसंद का खिलौना मिल जाता है और जहाँ से मिलता है बच्चे वहीं जाना पसंद करते हैं। तो लेखक भी अपने मामा के गांव इसलिए जाना पसंद करते थे कि बदलू उनके पसंद का रंग बिरंगा कंचा, रंग बिरंगा गोलियाँ उन्हें दिया करता था, जो लेखक को बहुत पसंद था। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था।
बच्चों ये सभी के साथ ऐसा होता है। हम अपने बड़ों को जो कहते सुनते हैं हम वही कहते हैं। तो जैसे आप लोग भी कई बार देखे होंगे कि आप अपनी बुआ को, मौसी को, दादी को वही कहते हैं जो आपके पिताजी कहते हैं। जैसे आपके पिताजी आपकी दादी को अगर अम्मा कहते हैं तो आप भी अपनी दादी को अम्मा कहने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने पिताजी को या अपनी माताजी को अम्मा कहते सुन रहे हैं, इसीलिए आपको लगने लगता है कि वो आपकी भी अम्मा हैं। उसी तरह हम लोग अपनी बुआ को या मौसी को भी दीदी कहने लगते हैं, क्योंकि उनको लोग दीदी या मौसी कह रहे होते, बुआ को या मौसी को दीदी कह रहे होते हैं तो हम लोग भी दीदी कहने लगते हैं। ऐसा ही लेखक के साथ भी हुआ। लेखक जब अपने मामा के घर जाते तो बदलू को सभी लोग वहाँ के बच्चे काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी बदलू को मामा ना कहकर काका कहने लगे। आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लेखक बदलू को काका क्यों कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। बच्चों, बदलू का जो मकान था सामान्य घरों से थोड़ी ऊंचाई पे था और उसके मकान के आगे बड़ा सा सहन था। इस अनुच्छेद में आप देखेंगे, इस पंक्ति में देखेंगे कि एक कठिन शब्द आया है, सहन। सहन सहन मतलब यहाँ बर्दाश्त करना नहीं होगा, सहना नहीं होगा। सहन का अर्थ होता है आंगन। सहन का मतलब होता है आंगन। तो बदलू के मकान में एक बड़ा सा आंगन था और उस आंगन के पास ही एक पुराना नीम का पेड़ था। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। उस नीम के पेड़ के नीचे ही, उस सहन में ही, उस आंगन में ही बदलू अपना काम किया करता था। बगल में ही भट्ठी दहकती रहती थी। भट्ठी ये नया शब्द है आप लोगों के लिए। तो आप लोग अपने मम्मी या पापा के साथ बाजार गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कहीं पे लोहार का काम हो रहा है। उस जगह आपने देखा होगा कि एक मिट्टी में चूल्हा नुमा गड्ढा जैसा खोदा गया है और उसमें कोयले के कुछ ढेर रखे हुए हैं और वो हल्का दहक रहा है, उसमें हल्की चिंगारियां हैं और उसके ठीक ऊपर एक पाइप नुमा बंधा है और पीछे से उसके पीछे एक थैला जैसा बंधा है और उसके आगे एक रस्सी लटक रहा है जिसे जो उसके सामने व्यक्ति बैठा है उसे खींचता रहता है और पीछे से जो थैला जैसा लटक रहा होता है उसमें हवा भरता है और वो हवा जब निकलता है तो चिंगारी तेज होती रहती है, उसे ही हम भट्ठी कहते हैं। तो लोहार लोग अपना काम करने के लिए भट्ठी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब तक लोहा को गर्म नहीं किया जाएगा लोहा को अलग अलग आकार में हम लोग नहीं ढाल सकते हैं। तो बदलू का भी कुछ काम ऐसा ही था। उसे भी तो लाख को गर्म करना था जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। वो भट्ठी में ही लाख को गर्म करता था और पिघलाता था। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है मेरे द्वारा कि लाख ठोस अवस्था में होता है जिसे हम लोग गर्म करके या पिघला करके ही नई आकृति में ढालते हैं। आगे पढ़ें। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। तो सामने अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर बदलू चौखट का करता क्या था। हाँ, मैं अभी बताती हूँ ये चौखट का करता क्या था। चौखट लकड़ी का थोड़ा चौड़ा हिस्सा, और वैसे चौखट से आप लोग परिचित हैं, सभी के घरों के दरवाजे में चौखट लगे होते हैं, लेकिन वो चौखट फिक्स होता है, हमारे घर में लगा हुआ होता है। और ये जो बदलू के पास चौखट है वो अलग से उसके बगल में रखा है जिस पे वो लाख को गर्म करने के बाद उस पे ठंडा होने के लिए छोड़ देता है ताकि उसमें वो सलाख के सहारे चूड़ियों को आकार दे सके। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती रहती। ये मुंगेरियां क्या है? ये मुंगेरी लोहे का होता है या लकड़ी का भी हो सकता है। ये शंकु आकार का होता है। शंकु आप लोग गणित में जरूर पढ़े होंगे। शंकु यू शेप में, यू आकार में। ये
नीचे से मोटा होता है और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है ये पतला होता जाता है। तो आखिर ऐसा आकार का वो क्यों रखता? इसलिए कि चूड़ियाँ विभिन्न आकार का वो बनाता था। पहले सबसे नीचे सबसे बड़ी चूड़ी, उसके ऊपर उससे थोड़ी छोटी, उसके ऊपर उससे छोटी, ऐसे करके वो सबसे ऊपर में सबसे छोटी चूड़ी रखता, इसीलिए उसे मुंगेरियों की आवश्यकता होती थी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। लाख की चूड़ियाँ जब वो बना लेता तो उसे वो मुंगेरी में डालता। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि वो जो चित्र में बदलू बैठा है उसके पास एक लोहे का या लकड़ी का डंडा नुमा है जिसमें वो ढेर सारी चूड़ियों को फंसाए हुए है, वही मुंगेरी है। उसी तरह से वो चूड़ी बनाने के बाद उसमें डाल देता और उसके बाद उसे चिकना करता और जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती तब उसमें वो रंग चढ़ाता। इसी कारण आपने देखा होगा कि जब आपकी माँ या बुआ, चाची, दादी जो भी चूड़ियाँ लाख की पहनती हैं उसके बाद वो पानी का या साबुन का काम करती हैं तो उनके हाथ में वो लाख की चूड़ियों का रंग लग जाता है, क्योंकि लाख प्राकृतिक पदार्थ है, इसीलिए उसका एक ही रंग होता है और हम लोग उसको विभिन्न रंगों में करने के लिए अलग से रंग चढ़ाते हैं। तो बदलू भी यही करता था, इसीलिए लाख की चूड़ियों का रंग हम लोगों के हाथों में लग जाया करता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। बदलू यह काम हमेशा एक मचिए पे बैठकर करता। बच्चों, आप सभी के घरों में मचियाँ होगा। अगर आप सभी ने मचियाँ नहीं देखा है तो मैं आपको बताती हूँ और आप समझ जाएंगे। पहले ये मचियाँ सूती या प्लास्टिक के फीतों के द्वारा बनाया जाता था, उसमें 4 छोटे छोटे पैर लगे होते थे। लेकिन अब ये मचियाँ जो पारंपरिक मचियाँ हैं वो ख़त्म हो गया। अब सभी के घरों में ये प्लास्टिक मचियाँ ने अपना धाक जमा लिया है। तो ये प्लास्टिक मचियाँ से इतर है, अलग है। ये मचियाँ, बदलू का जो मचियाँ है हमारे प्लास्टिक मचियाँ से अलग है, क्योंकि ये अभी की लिखी गई कहानी नहीं है। ये कहानी 1935 के आसपास की है। तो उस समय प्लास्टिक का बोलबाला नहीं था, तो ये मचियाँ फीता या सूतली से बनाया गया है और बदलू उसी पे बैठ के अपना चूड़ी बनाने का काम करता था और उसके बगल में हुक्का भी रखा रहता था। ये हुक्का कुछ नशा करने का है जो सही नहीं है। आप देखेंगे कि बदलू के बगल में एक छोटा सा कुछ रखा है जो नीचे से नारियल का गोला की तरह है और उसमें एक पाइप नुमा है, उसके ऊपर में मिट्टी का कुल्हड़ जैसा लगा है। तो ये इससे नशा किया जाता है और नशा करना बच्चों सही नहीं है। ये हरियाणा में हुक्का का प्रचलन अभी भी बहुत है। पहले बिहार में, यूपी में भी था, लेकिन अब ये बिहार यूपी में ना के बराबर रह गया है। लेकिन हरियाणा में ये अभी भी बहुत व्यापक पैमाने पे है। लेकिन मैं फिर से ये बात बता रही हूँ कि नशा ठीक नहीं है, इसीलिए हुक्का ठीक चीज़ नहीं है। आगे पढ़ती हूँ। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछियाँ मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। जब भी लेखक अपने मामा के घर जाते गर्मी की छुट्टियों में तो उनका ज़्यादातर समय बदलू के पास ही बीतता था, बदलू के साथ ही कटता था। और बदलू लेखक को लल्ला कहता है। ये बहुत ख़ास बात है। जब आप किसी से बहुत जुड़ जाते हैं, जब किसी को आप बहुत आदर करने लगते हैं, किसी से आप बहुत प्यार करने लगते हैं, तो आप उसे एक उपनाम दे देते हैं। वो उपनाम कुछ भी हो सकता है। तो लेखक को भी बदलू बहुत प्यार करता है, बहुत आदर करता है, इसीलिए बदलू लेखक को लल्ला कह के बुलाता है। और जैसे ही लेखक बदलू के पास पहुँचते हैं, वो आदर सत्कार के लिए ही, अतिथि सत्कार के लिए ही तुरंत अपने घर से मछियाँ मंगाता है और लेखक को बैठने के लिए देता है।
लेखक इतना आदर सत्कार पाकर उनके बदलू के पास ही घंटों बैठे रहते और बदलू को चूड़ियाँ बनाते देखा करते। आगे पढ़ते हैं बच्चों। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पे चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बच्चों, बहुत सुंदर पंक्ति है कि हर दिन बदलू जो है 4-6 जोड़ा ही चूड़ियाँ बनाता है। इससे पता चलता है कि ये लाख की चूड़ियाँ बनाना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। तभी तो दिन भर में बदलू मात्र 4-6 जोड़ा ही चूड़ियाँ बना पाता है। और बनाने के बाद उसे वो बेलन मुंगेरिया, जिसे हम लोग पहले पढ़े हैं, उस मुंगेरिये पे चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप एकटक उसे देखता रहता। जब हम अपना काम बहुत तल्लीनता से करते हैं, बहुत ईमानदारी से करते हैं ना, तो काम पूरा हो जाने के बाद उसे एक नज़र जी भर के देख लेना चाहते हैं कि क्या ये काम में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो ये कार्य बदलू भी करता है। जब अपनी चूड़ियों को बहुत ही मनोयोग्य से बना लेता है, ईमानदारी से बना लेता है, तो उसे वो एक झलक देख लेना चाहता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, और उसे वो उस तरह देखता है जैसे कोई नववधू के कलाई में वो चूड़ी सजी हो। बच्चों, नववधू क्या होता है? ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा। नई नवेली दुल्हन जिसके हाल में शादी हुई हो, उसे हम नववधू कहते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि नववधू जो होती हैं, नई दुल्हन जो होती हैं, उनकी कलाइयों में चूड़ियाँ ढेर सारी होती हैं। तो बदलू भी अपने उस बेलन को, उस मुंगेरी को उसी तरह से देखता है जैसे किसी नववधू के कलाई में चूड़ियाँ सजी होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू मनिहार था। बच्चों, मनिहार एकदम नया शब्द है आप लोगों के लिए। मनिहार, आप सभी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये मनिहार क्या है। मैं अभी आप लोगों को समझाती हूँ। मनिहार एक जाति है। हम शहर में तो जाति को नहीं जानते हैं, जाति को नहीं समझते हैं, जातिगत काम नहीं देखते हैं, क्योंकि वहाँ शहर के लोग, कोई जाति के लोग कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन गांव में जातिगत काम अभी भी होता है। बदलू मनिहार जाति का। मनिहार जाति का काम होता है चूड़ी बनाना, चूड़ी बेचना, चूड़ी पहनाना। ये अभी भी गांव में ये जातियां हैं जिनका ये पैतृक पेशा है। बच्चों, मनिहार के बाद एक कठिन शब्द आया है, पैतृक। ये पैतृक क्या है? जिसे हम दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं पुश्तैनी। मतलब जो काम हमारे दादाजी कर रहे थे, उसके बाद हमारे पिताजी कर रहे हैं, उसके बाद अब मैं कर रहा हूँ, तो ये इसे मैं पैतृक कहूँगी। ठीक है? तो आप समझ रहे हैं कि पैतृक या पुश्तैनी क्या हुआ। तो बदलू भी जाति का मनिहार है और वो चूड़ी बनाने का काम उसका पैतृक काम है, यानी उसके दादा परदादा, उसके पिताजी ये काम करते रहे हैं, उसे ये विरासत में ये काम मिला है। इसलिए भी बदलू बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता है, क्योंकि वो चूड़ी बनते देखते आया है। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। बदलू बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता है और उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ का खपत भी बहुत है। खपत, खर्च होना, बिक्री होना। यहाँ बिक्री होना, खपत होने का मतलब यहाँ हम लोग इस वाक्य में, इस पंक्ति के हिसाब से इसे कहेंगे बिक्री होना। बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की मांग बहुत थी, बिक्री बहुत थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। तो सिर्फ बदलू के गांव के ही लोग स्त्रियाँ चूड़ी नहीं इसका खरीदते थे बदलू का, बल्कि बदलू के गाँव के आसपास के गाँव वाली भी महिलाएं, स्त्रियाँ इससे चूड़ियाँ खरीद के ले जाया करती थीं। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसा से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। बच्चों, इस अनुच्छेद में कठिन शब्द आया है वस्तु विनिमय। मैं उसे भी समझाऊंगी। इसके पहले वाली पंक्ति को हम लोग पहले समझ लेते हैं। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसा से
बेचता नहीं था, वो पैसों से खरीद बिक्री का काम नहीं करता था। तो मन में सवाल तो जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर बदलू का घर कैसे चलता था। बिल्कुल सही सवाल है। अगर ये सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो बिल्कुल सही सवाल है कि बदलू इतना मेहनत करने के बाद लाख की चूड़ियाँ बनाता, जो दिन भर में मात्र 4-6 जोड़ा ही बना पाता, उसके बाद भी उसे नहीं बेचता था। तो आखिर उसका घर कैसे चलता, उसका जीविका कैसे चलता था? तो ये वस्तु विनिमय के तरीका से चलता था उसका घर। बदलू अपने चूड़ियों के बदले लोगों से, महिलाओं से अपने ज़रूरत का सामान ले लेता, जिससे अगर उसे कपड़े की आवश्यकता होती तो वो उन लोगों से कपड़े के बदले चूड़ियाँ देता, अगर उसे अनाज की आवश्यकता होती तो वो अपने चूड़ियों के बदले अनाज लेता। तो ये है वस्तु विनिमय। आप कक्षा 6 में भी पढ़ा होगा वस्तु विनिमय, पहला अध्याय है और पहली पंक्ति है वस्तु विनिमय, तो आप सभी को याद होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बदलू का स्वभाव भी बताया गया है लेखक के द्वारा। लेखक कहते हैं कि बदलू बहुत सीधा साधा, बहुत सरल स्वभाव का है। बदलू को कभी भी लेखक ने किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जीत पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़े बदलू के बारे में। लेखक ने बताया कि बदलू कभी झगड़ता नहीं था, वो बहुत सीधा साधा स्वभाव का है, लेकिन वो शादी विवाह के अवसरों पर वो जिद पे अड़ जाता था। उसकी जिद क्या होती थी कि मैं जो बगैर शादी विवाह का जो महीना होता है उसमें वो सिर्फ विनिमय तरीके से अपना लाख की चूड़ियों को ये दे दिया करता था, लेकिन शादी विवाह में वो अपने द्वारा बनाई हुई लाख की चूड़ियों को वो विनिमय तरीके से नहीं देता था। वो उसका एक खास मांग होता था जिसमें वो सारा अपना डिमांड, अपना ज़रूरत का सामान वो ले लिया करता था। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। आखिर ऐसा करना भी उसका जायज़ था, क्योंकि शादी तो बार बार नहीं होता है और शादी हर घर में बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो ज़रूरी चीज़ में चूड़ी का महत्व ज़्यादा होता है, वो सुहाग का निशान होता है। इसीलिए वो अपने जिद पे अड़ा रहता था, अपने हिसाब से वो सामान लिया करता था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। बच्चा, इसमें 2 कठिन शब्द आए हैं जो देखने में तो बहुत साधारण हैं लेकिन हैं बहुत कठिन। जैसे लड़की के विवाह पर जरा सी, ये जरा जो है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है। आप गौर करेंगे यहाँ जो जरा लिखा है ये मिसप्रिंट है, इसमें नीचे नुक्ता होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये नुक्ता नहीं है तो इसका अर्थ बुढ़ापा हो जाएगा, लेकिन जिसका अर्थ थोड़ा होता है वहाँ जरा के नीचे नुक्ता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि मैम ने नुक्ता क्या कहा, नुक्ता क्या होता है? तो आपने उर्दू शब्द को जानते होंगे, पहचानते होंगे, तो उर्दू शब्द में नुक्ता का खास महत्व है। नुक्ता जो किसी भी वर्ण पे नीचे जो बिंदु लगा होता है उसको हम लोग नुक्ता कहते हैं। तो ये जरा लिखा है, ये जरा का मतलब हो जाएगा बुढ़ापा, लेकिन अगर यहाँ जरा सी का मतलब बुढ़ापा नहीं होगा, इस पंक्ति का अर्थ होगा लड़की के विवाह पर जरा सी, जरा के नीचे नुक्ता होना चाहिए था, तभी होता इसका अर्थ थोड़ा सा। तो ये मिसप्रिंट है, इस मिसप्रिंट को हम लोग ध्यान नहीं देंगे। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। बच्चों, ये अनुच्छेद बहुत साधारण सा दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 बहुत कठिन शब्द आए हैं। वो कठिन शब्द है एक जरा सी। ये जरा सी जो है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है, यानी वैसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं, लिखने में भी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे पहला शब्द है जरा सी, यहाँ जरा, ये जरा है और एक ज़रा होता है। ज़रा जिसके नीचे नुक्ता लगा देते हैं। बच्चों, ये नुक्ता भी आपके लिए नया शब्द होगा।
नुक्ता क्या होता है आपने देखा होगा, आप उर्दू के शब्दों से भली भांति परिचित होंगे। गाहे बगाहे हम लोग कविता में उर्दू शब्दों का, ये प्रेमचंद की कहानियों में उर्दू शब्दों का हम लोग पढ़ते हैं, मिलता है, तो हम लोग थोड़े रूबरू हैं, उससे परिचित हैं। तो ये ज़रा इसके नीचे बिंदी होना चाहिए था, ज के नीचे एक छोटी सी बिंदी होनी चाहिए थी, तभी ज़रा का मतलब थोड़ा होता है। ऐसे ये ज़रा का मतलब बुढ़ापा हो रहा है, लेकिन यहाँ बुढ़ापा अगर लगा देंगे तो ये पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। तो यहाँ ये ज़रा का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा। बदलू लेखक के मामा के यहाँ किसी की शादी थी, किसी लड़की की शादी थी, और वो किसी थोड़ी सी बात पे बिगड़ गया था, किसी थोड़ी सी बात पे वो अपने जिद पे अड़ गया था और उसे मनाने में लोहे लग गए थे। ये लोहा लगना भी मुहावरा है, लोहा लगना बहुत कठिन परिश्रम करना। तो बहुत कठिन परिश्रम के बाद बदलू को लेखक के मामा के द्वारा मनाया गया था। अब हम लोग आगे देखते हैं। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। बच्चों, ये गांव का रिवाज है जो मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को भी पता होगा कि आपके भी गांव में, आपके घर परिवारों में जब शादियां होती है तो आप देखते होंगे कि आपके पिताजी फूल खरीदने बाज़ार नहीं जाते हैं, फूल पहुंचाने के लिए मालन आपके घर पे आ जाती है, या लकड़ी का सामान खरीदने के लिए आपके पिताजी या माँ आप बाज़ार नहीं जाते हैं, लकड़ी का सामान आपके मोहल्ले के या आपके गांव के आसपास के जो बढ़ई होते हैं वो पहुंचा देते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन पहुंचा देते हैं। मनिहार जो चूड़ी पहनाने का काम करता है वो आकर आपके घर की सारी महिलाओं को चूड़ी पहना के चला जाता है। और उस समय आप देखते होंगे कि आपकी मम्मी, दादी या पिताजी उसे पैसा नहीं देते हैं, वो शादी के बाद वो सारा उसका उधार चुकता करते हैं। तो सिर्फ वो जो बढ़ई है, लुहार है, ये मनिहार है, मालन है, ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं लेते हैं, ये अपने घर परिवार के लिए कपड़ा, बदले में अनाज, और उसके बाद वो उपहार स्वरूप पैसा लिया करते हैं। तो ये गांव में अभी भी चलन में है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाज़ार जाते हैं, पैसे से अपने ज़रूरत का सामान खरीद कर ले आते हैं। तो ये गांव में अभी भी परंपरा चला आ रहा है और ये एक बेहतर परंपरा है। इससे गांव के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। शहर में इस चीज़ की कमी है। बच्चों, आज इतना ही। हमारा ये कलांश खत्म हो गया। अब हम लोग इसे अगले दिन पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, पढ़ने मैं तो पढ़ा दी, अब आपका गृह कार्य है। ये गृह कार्य में मैं आपको विशेष काम नहीं दे रही हूँ, थोड़ा सा काम है जिसे आप बाकी बचे हुए अध्याय को पढ़ेंगे, पढ़कर आएंगे और पाठ्य पुस्तक में लाख की चूड़ियाँ में जो भी कठिन शब्द आपको मिलेगा उसे आप रेखांकित कर कॉपी में उतार लेंगे, ताकि अगले क्लास में आप मुझसे ये कठिन शब्द का अर्थ जान सकें और मैं भी आपको इस कठिन शब्दों का अर्थ बता सकूं, ताकि आपको पाठ्य को पढ़ने में सुविधा हो। धन्यवाद बच्चों, अगले कक्षा में मिलते हैं।